एंजॉय कर रहे हैं। करते हैं हम लोग स्टार्ट। कल जुडिशरी कवर कर दिया था हम लोगों ने। आगे के लिए आज सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो तीनों लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो तीनों लिस्ट, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो 3 प्रोसीजर्स हैं उनको आज देख लेते हैं। नोट्स मैंने अभी ग्रुप में सेंड करा दिए, ग्रुप में आ गए होंगे नोट्स जो भी हैं। इंडियन जुडिशरी जो कल कराया था उसके नोट्स भी आ गए हैं, बाकी आज जो मैं कराने वाला हूँ उसके नोट्स भी आप लोगों तक ग्रुप में पहुंच गए होंगे। कल जो एक डाउट था कि पीएम और सीएम के इलेक्शन को कहाँ चैलेंज किया जाता है, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पीएम जैसा कोई वर्ड नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या एमपी ये सब चीजें हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो पीएम का और सीएम का जो इलेक्शन होता है उसको कंसर्न्ड स्टेट की जो हाई कोर्ट होती है वहाँ पे जो है ट्रायल किया जाता है उसका। जैसे इंदिरा गांधी वाला जो केस था वो एक्चुअली इलाहाबाद से एमपी थी, तो इसलिए उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया था। और उसके बाद रिसेंटली 2019 में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बीएसएफ पर्सनल थे, तेज बहादुर आई थिंक नाम था उनका, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के इलेक्शन को चैलेंज किया था। तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट को उसमें कोई मेरिट नहीं दिखी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो पिटीशन रिजेक्ट कर दी थी। फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो इसलिए एक्चुअली जो पीएम और सीएम का जो इलेक्शन है उसके लिए हम हाई कोर्ट जाते हैं पहले। ठीक है, इंदिरा गांधी के केस में भी सेम हुआ था। उसके बाद आगे का देखते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में जो 3 लिस्ट है वो हमारी 7th शेड्यूल में मेंशन है। टोटल कितने शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? ठीक है, ठीक है, 12 है। तो उन 12 में से जो है 7th शेड्यूल जो बात करता है जो सेंटर स्टेट रिलेशंस की, और जो 3 लिस्ट है हमारी यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, उनके बारे में बात करता है। आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों लिस्ट जो है मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट 246 में मेंशन है। यूनियन लिस्ट जो है उसमें जो सब्जेक्ट मेंशन है वो है 100 सब्जेक्ट्स हैं जो यूनियन लिस्ट में मेंशन है, जिन पे के पार्लियामेंट को सोल पावर है कोई भी लॉ बनाने के लिए। अभी ये सब्जेक्ट 100 है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्ट किया गया था उस टाइम पे उसमें 97 सब्जेक्ट्स थे जो उसमें इंक्लूड करे गए थे। बाद में कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हुए होंगे, तो उससे वो 97 से जो है इंक्रीज करके 100 कर दिए गए हैं। वो जो 100 सब्जेक्ट्स जो मेंशन है उसमें, उस यूनियन लिस्ट में, उन सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, लोकसभा राज्यसभा को सोल पावर है उन 100 सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग लॉ बनाने के लिए। जैसे कि हमारे जो अगर देखा जाए यूनियन लिस्ट में, तो यूनियन लिस्ट में आते हैं फॉरेन अफेयर्स का मैटर आता है, रेलवेज का आता है, डिफेंस का आता है, करेंसी से रिलेटेड जो कॉइनेज करेंसी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसमें यूनियन लिस्ट में जो मेंशन है वो, और उनपे इंडियन पार्लियामेंट को सोल पावर है कोई भी लॉ बनाने के लिए। उसके बाद स्टेट लिस्ट की अगर बात की जाए तो स्टेट लिस्ट पे स्टेट का सोल पावर है स्टेट लेजिस्लेचर का कि वो उन मैटर्स पे लॉ बना सकती है। इसमें एक्चुअली जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो उस टाइम पे स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स थे जो मेंशन करे गए थे। वो बाद में उसमें से कुछ डिक्रीज कर दिए गए। अब करेंटली अगर देखा जाए तो 61 सब्जेक्ट्स हैं जो वहाँ पे दे रखे हैं। स्टेट लिस्ट में अगर देखा जाए क्या क्या आता है, तो स्टेट लिस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे पुलिस का जो है वो स्टेट में मेंशन है। पब्लिक ऑर्डर का अगर देखा जाए तो वो स्टेट लिस्ट में मेंशन है। उसके बाद हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ भी स्टेट लिस्ट में मेंशन है। ये हेल्थ वाला जो है ये कहीं आया हुआ था, अभी कोरोना वगैरह का इशू हुआ है, तो ये मैंने किसी एंट्रेंस में फेस किया है, ये क्वेश्चन आया था कि हेल्थ जो सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट में आता है। तो ये लोग आप लोग याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट में ये जो है आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट जो है बॉडीज हैं उन सब के बारे में,
फिशरीज, प्रिजन, जो जेल वगैरह है, उन सब के जो प्रोविजंस हैं उनके रिगार्डिंग स्टेट जो है लॉज बना बना सकती है। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट, थर्ड जो लिस्ट है हमारी वो है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के ऐसे प्रोविजंस हैं कि उसमें स्टेट मतलब इंडियन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट दोनों ही जो है लॉज बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट में। इसमें अभी फिलहाल 52 सब्जेक्ट्स मेंशन हैं। जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था उस टाइम पे 47 सब्जेक्ट थे, अब जो है वो बढ़ा के 52 कर दिए गए हैं। कंकरेंट लिस्ट में जो है हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से मेन है कुछ जैसे अपने नेशनल वाटरवेज जो है उनसे रिगार्डिंग अगर कोई लॉ बनाना है तो वो कंकरेंट लिस्ट में है। कंसर्न स्टेट एज वेल एज सेंट्रल जो लेजिस्लेचर हैं वो लोग ड्राफ्ट कर सकते हैं। और वाटरवेज के अलावा फैमिली प्लानिंग का रहा, एजुकेशन का रहा, और मैरिज एंड डिवोर्स, ये सब कंकरेंट लिस्ट में है। स्टेट भी बना सकता है इन पे लॉज, और हमारा यूनियन गवर्नमेंट भी उन पे लिस्ट बना सकती है। फिलहाल जो मैटर्स हुए हैं उसमें ड्रग्स का केस आया है अभी आर्यन खान का, तो आप लोग याद रखिएगा ड्रग्स से रिलेटेड जो मैटर है वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। ड्रग्स पे जो लॉज हैं वो स्टेट अपने अपने व्यास पर भी अलग लॉ बना सकती है अपने स्टेट के लिए, बाकी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी होल इंडिया के लिए लॉ बना सकती है। तो ड्रग्स वाला जो मैटर है ये कंकरेंट लिस्ट में है। एक और बात इसमें कंकरेंट लिस्ट में जो है क्रिमिनल प्रोसीजर, जो हमारा क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजरल कोड है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। ये क्वेश्चन भी कहीं मैंने फेस किया है, ये भी कहीं आया था शायद डीयू या बीएचयू के किसी एंट्रेंस में था। तो ये लोग आप लोग याद रखिएगा, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या फिर सिविल प्रोसीजर कोड, दोनों ही कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। दोनों मैटर्स पे यूनियन गवर्नमेंट भी जो है लॉ बना सकती है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। ठीक है। उसके बाद 246 में जो ये लिस्ट है वो तो हो गई। इसके बाद आता है आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 जो है वो बात करता है रेजिडरी पावर्स की। 248 बात करता है रेजिडरी पावर्स की। रेजिडरी पावर्स में यानी कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं, मिसलेनियस मैटर्स, जिनको हमने किसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं रखा गया है। यूनियन, स्टेट और कंकरेंट किसी भी लिस्ट में नहीं रखा गया है। वो मैटर्स एक्चुअली मिसलेनियस है, उनको रेजिडरी में रखा गया है, वो आर्टिकल 248 में मेंशन है। अगर बात की जाए कि इन रेजिडरी जो मैटर्स हैं इन पे कौन लॉ बना सकता है, तो इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो आर्टिकल 248 में जो रेजिडरी मैटर्स मेंशन है उन पे इंडियन पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। ठीक है। और एक और प्रोविजन है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के लिए लॉ बना सकता है विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। उस स्टेट की अगर लेजिस्लेचर उसमें अगर इंडियन पार्लियामेंट को परमिट करता है तो इंडियन पार्लियामेंट भी उस स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। उसके बाद में ये सेंटर स्टेट रिलेशंस से रिलेटेड एक कमेटी है, सरकरिया कमीशन। आप लोगों ने बहुत शायद नाम सुना होगा, ऑलमोस्ट आप लोगों ने। सरकरिया कमीशन जो 1983 में जो है बनाई गई थी, सरकारिया कमीशन, जस्टिस RS सरकारिया की चेयरमैनशिप में जो है बनाई गई थी कमेटी। ये सेंटर स्टेट रिलेशन से ही रिलेटेड है। इसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से कैसे जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो लॉज हैं, जो वर्कलोड है, उसको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए। वो सरकारिया कमीशन था, जस्टिस RS सरकारिया ने उसको हेड किया था। ठीक है। उसके अलावा कुछ और कमीशन थे जो इससे पहले बने थे। राजमन्नार कमीशन था, भगवान सहाय कमीशन था, कोऑपरेटिव कमीशन था, ये सब थे। बट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सरकारिया कमीशन है, जस्टिस RS सरकारिया ने जिसको हेड किया था। 1983 में ये बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद एक है आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 में ये प्रोविजंस दे रखे हैं कि अगर किसी टाइम पे अगर इमरजेंसी है कंट्री में या किसी स्टेट में, तो उस दौरान आर्टिकल 250 इंडियन पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है कि इंडियन पार्लियामेंट जो सब्जेक्ट्स स्टेट की लिस्ट में या कंकरेंट की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट में भी मेंशन है, उन सब्जेक्ट्स पर भी इंडियन पार्लियामेंट हमारा लॉ बना सकता है। आर्टिकल 250 इंडियन पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है कि स्टेट लिस्ट से जुड़े हुए भी किसी मैटर पे भी इंडियन पार्लियामेंट हमारा लॉज बना सकता है। ठीक है।
तो सेंटर स्टेट रिलेशंस में 3 आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल 246 जो 3 लिस्ट की बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद आर्टिकल 248 जिसमें रेजिडरी पावर्स के बारे में बात करी गई है। उसके बाद आर्टिकल 250 जो कि पार्लियामेंट को एम्पावर करता है इमरजेंसी पीरियड के दौरान कि वो स्टेट्स लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है उन पर भी लॉ बना सकती है। ठीक है, और ये आपको एक कमीशन याद रखना है, RS सरकारिया वाला। ठीक है, एजुकेशन कौन सी लिस्ट में मेंशन है? एजुकेशन जो टॉपिक है वो किस लिस्ट में मेंशन है? अभी बताया था शायद। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है। ठीक है, अच्छा, एक जो लोकपाल का प्रोविजन है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से आया है? लोकपाल का जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया है? पुलिस का स्टेट में मेंशन है, पुलिस का जो है स्टेट लिस्ट में मेंशन है। लोकपाल का प्रोविजन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आया है, ये याद रखिएगा आप लोग, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, एक मंडल कमीशन था, मंडल कमीशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मंडल कमीशन, वैसे मैं कराऊंगा ये कमीशन अभी बाद में। मंडल कमीशन किससे रिलेटेड था? ओबीसी, ओबीसी से रिलेटेड था मंडल कमीशन। ओके, एक कमीशन बनाया गया था क्रिमिनल पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेटिक्स का जो नेक्सस है, बॉन्डिंग है, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी, उसका नाम क्या था? बोहरा कमेटी। ओके, बोहरा कमेटी थी। लोकपाल और लोकायुक्त के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। लोकपाल और लोकायुक्त, लोक आयुक्त के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम क्या था? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी। ये मैंने शायद अपने नोट्स में डाल दिया है, तो एक बार देख लेना आप लोग। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ओर देखते हैं थोड़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है तो कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, 368। ये तो सबको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 जो है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। उसमें हमारे पास 3 प्रोसीजर दे रखे हैं अमेंडमेंट करने के लिए। सबसे पहला जो है वो है ऑर्डिनरी प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन, जिसमें सिंपल मेजोरिटी से जो भी कोई बिल है वो पास किया जाता है और प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद वो एक्ट बनता है। ठीक है, सबसे पहले और उसके बाद एक स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, और जो थर्ड वाला है वो होता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द विद द परमिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, एक एक करके देखते हैं तीनों में क्या प्रोसीजर रहता है। जो ऑर्डिनरी प्रोसीजर है उसमें कोई भी लॉ है तो सबसे पहले वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। ऑर्डिनरी प्रोसीजर में काफी नॉर्मल और इजी प्रोसीजर सबसे ऑर्डिनरी का ही है। इसमें लोकसभा में पहले कोई बिल पास होगा, वो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% प्लस वन। 50% प्लस वन यानी जैसे कि मान लीजिए कि 500 मेंबर हैं उस दिन प्रेजेंट, जिस दिन ये बिल जो है किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया गया है उस दिन 500 मेंबर उस हाउस में प्रेजेंट है। तो 500 का 50% 250 प्लस वन, 251 जो वो हैं मेंबर्स हैं वो जिसको सपोर्ट कर देंगे उधर ही बिल जो है जाएगा। अगर वो अप्रूवल दे देते हैं, वोट उसके सपोर्ट में डालते हैं बिल के, तो वो फाइनली एक्ट बन जाएगा। अगर अगेंस्ट में डालते हैं 251 तो 50% प्लस वन। ठीक है, और ये जो हम मेजोरिटी लेते हैं ये टोटल स्ट्रेंथ, टोटल मेंबर से नहीं लेते कि 543 हैं तो 543 को हम देखेंगे, नहीं। जिस दिन वो बिल प्रेजेंट किया गया है उस हाउस में उस दिन कितनी प्रेजेंस है उस हाउस में, उसका 50% प्लस वन देखते हैं। ठीक है, तो 50% प्लस वन से ऑर्डिनरी प्रोसीजर में होता है सिंपल मेजोरिटी। इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट बनाना है। लेटेस्ट कौन सा नया स्टेट है जो बनाया गया है इंडिया में, और कौन से ईयर में बनाया गया था?
कोई भी नया स्टेट है अगर वो क्रिएट करना है तो सिंपल मेजोरिटी ऑर्डिनरी प्रोसीजर के थ्रू होगा। उसके बाद अगर हमें किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, कोई भी एरिया थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, तो वो भी इसी में आएगा। तेलंगाना था 2014 में, ओके, तेलंगाना बनाया गया था, लेटेस्ट स्टेट जो है 2014 में। अगर हमें किसी स्टेट की बाउंड्रीज को थोड़ा इधर उधर करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगा ऑर्डिनरी प्रोसीजर के अंडर में। उसके बाद शेड्यूल्ड, जो हमारी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनसे रिलेटेड जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग जो भी लॉज हैं उनमें अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो वो ऑर्डिनरी प्रोसीजर के थ्रू, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होगा, ठीक है, ऑर्डिनरी प्रोसीजर से। उसके बाद अगर देखा जाए स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू जो अमेंडमेंट्स होते हैं उनका, तो स्पेशल मेजोरिटी तो सबसे पहले 2/3 मेजोरिटी होती है। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेजोरिटी होती है। इसमें जो भी बिल है वो पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। उसके बाद फिर राज्यसभा जाएगा, उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट की असेंट के बाद, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो फाइनली एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, ठीक है। इसमें जो सच सब्जेक्ट मेंशन्ड हैं इसमें स्पेशल मेजोरिटी का मैंने नोट्स में दिया। स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू कौन सा सब्जेक्ट, स्पेशल मेजोरिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्पेशल मेजोरिटी से बनाया जाता है वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है, ठीक है। फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी हमें कोई भी अमेंडमेंट करना है तो वो सब जो है स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होगा। अच्छा, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करना पॉसिबल है क्या? कौन से केस में कहा गया था ये कि फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट कर सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, केशवानंद भारती का केस था 1973 का, और ये केस आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ ही टाइम हुआ हो केशवानंद भारती जी जो थे उनकी डेथ हुई है, तो ये केस आप लोग याद रखिएगा। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस का जो वर्डिक्ट था उसको ओवररूल किया था और कहा था कि इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, बस उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर एज सच कहीं भी डिफाइन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इंडियन जुडिशरी टाइम टू टाइम, केस टू केस उसकी डेफिनेशन इंडियन जुडिशरी देखती है, ठीक है। अब उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी हो गया, 2/3 मेजोरिटी से इसमें बिल पास होते हैं। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो स्पेशल मेजोरिटी से वो पास होके फाइनली एक्ट बनता है, ओके। उसके बाद जो थर्ड है, सबसे लास्ट जो मैटर है वो है उसमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद द परमिशन फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले 2/3 मेजोरिटी से जो है वो बिल जो है वो 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होगा। 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी से बिल जो है वो लोकसभा राज्यसभा में पास होगा। उसके बाद जो स्टेट्स हैं, जैसे अभी जितने स्टेट्स हैं उनका, उनसे वोटिंग कराई जाएगी, रेटिफिकेशन लिया जाएगा उनका, और अगर उस वोटिंग में 50% से ज्यादा स्टेट, 50%+1 स्टेट अगर उस बिल के सपोर्ट में वोटिंग करते हैं तो उसको फिर आगे के प्रोसीजर के लिए लिया जाएगा उस बिल को, अदरवाइज उस बिल को वहीं नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा अगर 50% से कम स्टेट लेजिस्लेचर अगर उसको सपोर्ट नहीं करते हैं तो। अगर 50% उसको सपोर्ट में वोटिंग करते हैं उस बिल के, तो फाइनली वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाएगा, और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद वो जो है एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस परमिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इस प्रोसीजर से क्या क्या जो मैटर्स हैं उनके बारे में लॉ बनाए जा सकते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इसी में है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो इसी के थ्रू गवर्न होते हैं, इसी के थ्रू, इसी प्रोसेस के थ्रू उसमें लॉ बनाया जाता है, ठीक है।
और एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में अगर एक्सटेंट को, अगर लिमिट को थोड़ा कम या ज्यादा करना है तो वो भी इसी प्रोसीजर के थ्रू, स्पेशल मेजोरिटी प्लस परमिशन फ्रॉम ऑल 50% स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये हो गया। जो ऑलमोस्ट जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इंडियन पार्लियामेंट खुद ही जो है कर लेती है अमेंडमेंट। इंडियन पार्लियामेंट कर सकती है उसमें अमेंडमेंट, मेजोरिटी जितने प्रोविजंस हैं उनमें। अच्छा, एक केस था जिसमें केस नहीं, आई थिंक अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट जिसमें बोला गया था कि अगर कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो है उनको ऊपर प्रेफरेंस दिया गया है डीपीएसपी से। कौन से अमेंडमेंट में है ये बात? फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल, एक्चुअली फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, ये कौन से अमेंडमेंट में है? 42nd में है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है ये, कि अगर कहीं भी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल। ठीक है, 42nd जो हमारा अमेंडमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, काफी बड़ा अमेंडमेंट था। इनफैक्ट उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। जो हमारा 42nd इंडियन जो अमेंडमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कौन से अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव किया गया था, और बाद में फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया था? 44th से जो उसको रिमूव कर दिया था। ठीक है। अच्छा, ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है जिसमें 18 ईयर से अबव के जो में जो पर्सन्स हैं वो वोटिंग का राइट है उनके पास, ये कौन सी अमेंडमेंट से आया है? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 18 का किया गया है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में 18 ईयर्स का प्रोविजन किया गया वोटिंग राइट्स का। पहले ये 21 ईयर्स था, पहले 21 ईयर्स था ये। ठीक है। और उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? 73rd और 74th दोनों को पता। 73rd पंचायत से रिलेटेड है, पंचायती राज से, और जो 74th है वो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, 1992 में हुए थे अमेंडमेंट 73 और 74, है ना। और 42nd में हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। दो वर्ड थे एक्चुअली जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। वो दो वर्ड क्या क्या थे? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ठीक है, इसके अलावा सोशलिस्ट और सेक्युलर थे। इसके अलावा जो एक बार प्रियम्बल को आप लोग देख लीजिएगा। प्रियम्बल में जो लिखा गया है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो पैटर्न है ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस पैटर्न को आप एक बार देख लीजिएगा। ये पैटर्न कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पैटर्न आप देख लीजिएगा। मैंने देखा है एक दो बार एंट्रेंस एग्जाम में आता है ये पैटर्न, इसको देख लेना आप। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन का और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रोसीजर का। उसके बाद फिर किसी का कोई डाउट हो तो डाउट देख। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तीनों लिस्ट है हमारी, और कौन से शेड्यूल में है बताओ? 7th शेड्यूल और आर्टिकल 246, उसमें तीनों लिस्ट मेंशन है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में जो जितने भी मैटर्स हैं उन पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा को जो है एम्पावर किया गया है कि वो उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। ठीक है, पहले जो ये सब्जेक्ट्स थे वो 100 थे इसमें यूनियन लिस्ट में जो थे। अब वो बाद में कुछ नहीं, अब 100 है, पहले 97 थे। ओरिजिनली जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे 97 सब्जेक्ट्स थे,
अब ये घटा के अब जो है ये बढ़ा के 100 कर दिए गए, ठीक है। इसमें क्या क्या मैटर्स दे रखे हैं, इसमें जैसे फॉरेन अफेयर्स का दे रखा है, रेलवेज का दे रखा है, डिफेंस का दे रखा है, और करेंसी एंड कॉइनेज से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उन पे वो जो है यूनियन लिस्ट में दे रखे हैं। उनसे रिगार्डिंग जितने भी लॉज हैं वो हमारी इंडियन पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उन पे स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावरमेंट है कि वो किसी भी मैटर पे जो स्टेट लिस्ट में प्रेजेंट है उनका लॉ बना सकती है, ठीक है। ओरिजिनली स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स थे, अब जो है वो कुछ डिक्रीज कर दिए हैं, अब 61 है, ठीक है। 66 थे पहले, 68 नहीं 66 थे, अब 61 है, ओके। स्टेट लिस्ट में क्या क्या मैटर है, स्टेट लिस्ट में हमारे पुलिस का दे रखा है, और पब्लिक ऑर्डर का दे रखा है, पब्लिक हेल्थ का दे रखा है, जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, पब्लिक हेल्थ का याद रखना आप लोग। एग्रीकल्चर का दे रखा है, लोकल गवर्नमेंट का दे रखा है, मार्केट का, प्रिजन जो जेल्स वगैरह हैं उनके बारे में जो लॉज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जो है ड्राफ्ट कर सकती है, उस बारे में लोग स्टेट लिस्ट में मेंशन है सब्जेक्ट्स। कंकरेंट लिस्ट की अगर बात की जाए, कंकरेंट लिस्ट में इंडियन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही इसमें लॉज ड्राफ्ट कर सकते हैं। जब ओरिजिनली अगर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था उस टाइम पे 47 सब्जेक्ट्स थे उसमें मेंशन, अब जो है वो बढ़ा के 52 कर दिए गए, ठीक है। 52 कर दिए गए हैं, पहले 47 थे। उसमें जो मेन मेन है सब्जेक्ट्स जिनके जो कंकरेंट लिस्ट में है वो जो है उसमें नेशनल वाटरवेज, फैमिली प्लानिंग, डिवोर्स, मैरिज, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, और एजुकेशन का उसी में है ही है। उसके अलावा ड्रग्स का, ड्रग्स, एजुकेशन, और ये सीआरपीसी, सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सिविल प्रोसीजर कोड, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर कंकरेंट लिस्ट से अगर पूछेंगे क्वेश्चन के कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं तो इन्हीं 4 से पूछेंगे, एजुकेशन, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और ड्रग्स, ठीक है। और एजुकेशन, ये 4 सब्जेक्ट है, इन पे। उसके बाद 246 के बाद आर्टिकल आता है 248। 248 बात करता है रेजिडरी पावर्स की। रेजिडरी पावर्स में कुछ मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी 3 लिस्ट है उनमें से किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं किया है 248 में रेजिडरी पावर्स, ठीक है। रेजिडरी पावर्स में जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है उसको एक्सक्लूसिव पावर्स हैं लॉज बनाने के लिए। इंडियन पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर्स हैं रेजिडुअल जो मैटर्स हैं उन पर लॉज बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसमें एक प्रोविजन और है कि इंडियन पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, मेंशन्ड हैं, उन मैटर्स पर भी इंडियन पार्लियामेंट लॉ बना सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करती है तो, ठीक है। उसके बाद कुछ कमीशन थे, कमिटी थी जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से थी, राज मन्नार कमेटी, कोऑपरेटिव कमेटी, भगवान सहाय कमेटी, और इसके अलावा एक और कमेटी थी 1983 की जो मैंने बताई थी कि इम्पोर्टेंट है, उसका नाम क्या बताया था? 1983 की सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड जो कमेटी थी, सरकारिया कमीशन, जस्टिस आर एस सरकारिया, ठीक है। 1983 की कमेटी थी ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। लोकपाल, लोकपाल कहाँ से आया था, अभी बताया था मैंने, लोकपाल का आइडिया कहाँ से लिया गया है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से लिया है। मंडल कमीशन जो था वो हमारा ओबीसी के मैटर से रिलेटेड था, ओबीसी से रिलेटेड था मंडल कमीशन, ठीक है। और उसके बाद क्रिमिनल पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेटिक्स का जो नेक्सस था उससे रिलेटेड जो कमिटी थी वो थी बोहरा कमेटी। और जो लोकपाल और लोकायुक्त वाली जो कमेटी थी वो थी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी, ठीक है। ये इतना याद रखना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3 आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर। 3 प्रोसीजर से होता है ये, एक ऑर्डिनरी प्रोसेस, दूसरा ऑर्डिनरी प्रोसेस में सिंपल मेजोरिटी, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, तीसरा स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा उसके बाद स्टेट जो है उनसे रेसिफिकेशन लिया जाएगा, वोटिंग कराई जाएगी उनकी, और अगर 50% से ज्यादा स्टेट अलाउ करते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी प्रोसेस में
सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस वन। 50% जो उस दिन की प्रेजेंट में जितने मेंबर्स हों प्रेजेंट होंगे, 50% प्लस वन। ठीक है, उसमें क्या क्या मैटर्स है? क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, कोई भी नया स्टेट बनाना है या किसी स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी है, वो जो मैटर्स हैं वो हमारे ऑर्डिनरी प्रोसीजर के थ्रू अमेंड किए जा सकते हैं। उसके बाद जो शेड्यूल्ड एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वो ऑर्डिनरी प्रोसीजर के थ्रू सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जाए। ठीक है, उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू जो अमेंडमेंट होते हैं उसमें 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी मींस 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, उनकी प्रेजेंस होगी, लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास होंगे, उसके बाद फाइनली राज्यसभा जाएंगे, राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास होंगे, उसके बाद फाइनल असेंट के लिए, फाइनल अप्रूवल के लिए वो प्रेसिडेंट के पास आएंगे और प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देगा और वो बिल फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही फाइनली एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से जो अमेंडमेंट्स होते हैं उसमें डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का है। ठीक है, डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक मेंशन है? डीपीएसपी का बताओ। डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? 36 to 51 मेंशन है डीपीएसपी। और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? फंडामेंटल राइट 12 to 35 तक है। फंडामेंटल राइट्स में जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 किसकी बात करता है? आर्टिकल 12 काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 12 को ढंग से देखना। आर्टिकल 12 आगे लिटिगेशन में भी पीछा नहीं छोड़ता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करोगे रिट्स वगैरह की तो वहां पे आर्टिकल 12 बहुत मैटर करता है। आर्टिकल 12 स्टेट के बारे में बात करता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। उसमें जो एक बार देख लेना क्या क्या उसमें एजेंसी मेंशन है, वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में मेंशन है? फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है? कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल 51 में? 11 है। ठीक है, 11 है। ओरिजिनली जब ये लेके आए थे फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 में, उस टाइम पे इन्होंने सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो इंक्लूड करी थी। ये ईयर 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो हमारा एजुकेशन से जो रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज है कि 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनकी एजुकेशन कराई जाएगी, ये 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंक्लूड करी गई थी। ठीक है, ओरिजिनली 10 थी, अब 11 है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंक्लूड करी गई थी। कौन सी थी? एजुकेशन वाली, जो 6 to 14 ईयर्स तक के लिए जो चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन कंपलसरी करी गई थी, वो करी गई थी, 11th है वो। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख रहे थे हम लोग, तो उसमें थर्ड जो प्रोसीजर है, स्पेशल मेजोरिटी विद परमिशन ऑफ विद द वोटिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। उसमें लोकसभा से पहले 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से कोई भी बिल पास होगा, उसके बाद राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, एंड देन वो स्टेट जो लेजिस्लेचर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन लिया जाएगा, उनकी वोटिंग की जाएगी, और अगर 50% +1 स्टेट, अगर 50% से ज्यादा स्टेट अगर उसको सपोर्ट करते हैं, उस बिल को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट में वोटिंग करते हैं, तो फाइनली वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए जाएगा, और प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद वो लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन है वो आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। तो अगर उसमें कोई भी अमेंडमेंट करना है तो वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स उस प्रोसीजर से होगा। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट जो है इंडियन टेरिटरी के लिए, उससे रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वो होगा। अच्छा, एक चीज और, यूनियन टेरिटरी एक कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है? बाकी जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं वो सब अपना किसी स्टेट के साथ में मर्ज करके वहाँ पे जो है उनका जुरिस्डिक्शन है। दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है,
हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट है तो वो भी इसी थर्ड प्रोसीजर के थ्रू होगा। उसके अलावा सेंटर स्टेट जो रिलेशन है यूनियन और स्टेट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी थर्ड वाले प्रोसीजर के थ्रू होगा। ठीक है, 7th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उनसे रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो इसी थर्ड वाले प्रोसीजर के थ्रू होंगे। ठीक, डीपी फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, कौन सा अमेंडमेंट था अभी बताया था। यही क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में आते हैं, ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते, ये क्वेश्चंस ऐसे देख लीजिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो एकदम उसमें से तो कुछ छूटना ही नहीं चाहिए, उसमें से तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनता ही बनता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में था। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से दो वर्ड थे जो प्रीएम्बल में इंट्रोड्यूस करे गए थे, वो दो क्या क्या थे भाई? सेक्युलर सोशलिस्ट। ठीक है, उसके अलावा मैंने जो बताया था कि वो जो पैटर्न है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो पैटर्न भी प्रीएम्बल में देख लेना। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पैटर्न है, इसको भी देख लेना आप लोग, ये एग्जाम में कई बार। ठीक है, और तो आगे के लिए क्या बचा है कवर करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए, जुडिशरी हो गई, सेंटर स्टेट रिलेशन हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, पंचायती राज और इमरजेंसी प्रोविजंस और ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, ये दो बचे हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और कमिटी। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं और कमिटीज, इनको क्लास में डिस्कस करना है या फिर मैं इनके नोट्स प्रोवाइड करा दूं तो सफिशिएंट है? क्लास उनकी करानी है उनके लिए या फिर क्लास चाहिए? आई थिंक उसमें ऐसा कुछ इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, कुछ कीवर्ड्स हैं वो उस अकॉर्डिंग आप लोग याद रखिएगा तो नोट से हो जाएगा। चलिए ऐसा करेंगे, कल एक क्लास और लेते हैं। कल की क्लास में ये पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी के प्रोविजंस, बातचीत ज्यादा दिनों तक याद रहती है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस और ऑफिशियल लैंग्वेज, ये जो तीन पोर्शन है, तीन चैप्टर हैं, इसको कल कवर कर लेंगे। उसके बाद आर्टिकल्स, कमिटीज और जो अमेंडमेंट्स है उनके नोट्स मैं आप लोगों को संडे तक प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद एक क्लास ले लेंगे नेक्स्ट वीक में, कोई भी बात करके एक क्लास ले लेंगे और उसमें इनको डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, क्विक डिस्कशन कर लेंगे जो आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स और जो कमिटीज है उनका। ठीक है, अच्छा जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है बताओ? जुडिशियल रिव्यू जो है कोर्ट की एक पावर्स है, कहीं भी ऐसे डिफाइन नहीं है जुडिशियल रिव्यू। तो जो वर्ड है जुडिशियल रिव्यू वो मेंशन नहीं है, आर्टिकल 13 में है उसके बारे में, लेकिन ये जो वर्ड है जुडिशियल रिव्यू ये कहीं मेंशन नहीं है। जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली इंडियन जुडिशरी की एक पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, वो कोई भी लॉज बनाते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं। बिल्कुल उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है उस लॉ की, उसी को चेक करने को हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। जुडिशियल रिव्यू यानी कि टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और ये स्टेट लेजिस्लेचर्स। जुडिशियल एक्टिविज्म होता है सुओ मोटो केसेस। जुडिशियल जो एक्टिविज्म बोला है, इसका एक केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, काफी इंपॉर्टेंट केस है ये, आप लोग अभी जब लॉ में एडमिशन ले लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे ये केस। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था, जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म में होता है सुओ मोटो केसेस, यानी कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये काफी चर्चा में है, काफी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए, इंडल्ज होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट
ऑन इट्स ओन, सुओमोटो का होता है ऑन इट्स ओन, सुओमोटो कंसर्न लेके, और केस होता है। जैसे आप लोग काफी केसेस देखते होंगे, इन रे वर्सेस करके होते हैं, इन रे वाले जो केसेस होते हैं सुओमोटो केसेस होते हैं। जैसे कि प्रशांत भूषण वाला जो केस था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रशांत भूषण वाला जो केस था, सुओमोटो कंसर्न लिया था सुप्रीम कोर्ट ने उस पर। वही जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। यानी कि हर बार जरूरी नहीं है कि कोई जाके पिटीशन दे, कोई एप्लीकेशन दे, केस फाइल करे तभी सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो बेसिस पर भी ऑन इट्स ओन कोई भी जो है केस को ले सकता है अपने, ठीक है। तो ये जीरो आर, क्वेश्चन आर, सेंशर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इस सब के बारे में बताया है कि आपको जो पार्लियामेंट यूनियन और स्टेट्स का हुआ था उसमें करा दिया। ठीक है फिर तो मैं देख रहा था, अगर नहीं करा हो तो मैं बता देता हूँ। ठीक है फिर कोई नहीं, कल की क्लास में वही 3 पोर्शन कर लेते हैं, पंचायती राज, इमरजेंसी और ऑफिशियल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के लिए देख लेंगे अमेंडमेंट्स की, अगर आप लोग को डिस्कस करना है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज फिलहाल यही एंड करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो देखो। कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो। लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट ठीक है, मैं नोट सेंड कर दूंगा, ओके। लैंडमार्क जज के लिए, लैंडमार्क जजमेंट के लिए नोट्स आई विल सेंड। रिसेंट वाले चलो देखता हूँ यार, रिसेंट वालों के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं रिसेंट वाले के लिए ऐसा करूंगा, यूट्यूब वीडियोस की आपको लिंक सेंड कर दूंगा जिसमें ये सब ऑलमोस्ट सब केसेस कवर हो रहे होंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी लैंडमार्क जजमेंट जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो मैं करा दूंगा, रिसेंट वाले मैं कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। एंड करें फिर क्लास। ओके, बाय गाइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच।